अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। मारूफ आलिम दीन दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम व ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबी हसन नदवी का आज लंबी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। मौलाना 94 बरस के थे। मौलाना लंबे अरसे से अलील चल रहे थे। आज नदवा में मौलाना ने आखिरी सांस ली। मौलाना के इंतकाल से आलम इस्लाम में गम की लहर दौड़ गई है और पूरा माहौल सोगवार है। मौलाना गुज़िश्ता 21 सालों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर थे। मौलाना मोहम्मद राबी हसन नदवी को उनकी विलादत उत्तर प्रदेश के ज़िले रायबरेली के तकिया कला के एक मशहूर इल्मी, दीनी और दावती घराने में 1 अक्टूबर 1929 को हुई थी। आपके वालिद का नाम सैयद रशीद अहमद हसनी था। इब्तदाई तालीम अपने ख़ानदानी मकतब रायबरेली में ही उन्होंने मुकम्मिल की। इसके बाद आला तालीम के लिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा में दाखिल हुए थे, जहाँ से 1948 में फजीलत की सनद हासिल की। मौलाना ने फ़िक़्ह, तफसीर, हदीस और बाज़ फ़नून की किताबों पर दस्तरस के लिए दारुल उलूम देवबंद में भी 1 साल गुजारा। 1949 से दारुल उलूम नदवतुल उलमा में बहैसियत मामुन मुदर्रिस की मुलाजिमत इख्तियार कर ली। 1950 से 1951 के दरमियान हुसूल तालीम के सिलसिले में हिजाज में भी क़याम किया। आपकी इल्मी व अदबी खिदमात के एतराफ़ में आपको सूबाई व कौमी एजाज़ात से भी नवाजा गया और हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी की वफ़ात के बाद साल 2000 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम यानी डायरेक्टर मुंतखब किए गए। साल 2002 में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी का इंतकाल हो गया तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपको बोर्ड के सदर की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, मिल्लत को उनका नेमुल बदल अता फ़रमाए और पसमंदगान को सब्र जमील से नवाजे। आमीन। सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटका में मुसलमानों का 4% कोटा खत्म करने के रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत के लिए हामी भर दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने वकील कपिल सिब्बल के मुताले पर गौर करने के बाद इसे फेरिस्त बंद करने की मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि कर्नाटका काबीना ने हाल ही में अक़लियती तबके के लिए 4% रिजर्वेशन को ख़त्म करने का फैसला किया था। अब उन्हें माशी तौर पर यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के तहत लाया गया है। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने बताया था कि अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन को दीगर के दरमियान यकसान तौर से तकसीम किया जाएगा। उससे कर्नाटका में वोकलिगा और लिंगायत तबके के मौजूदा रिजर्वेशन में जोड़ा जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि कर्नाटका में असम्बली इंतखाबात इंतहाई करीब हैं। ऐसे में मुसलमानों के 4% कोटे को ख़त्म किए जाने के फैसले को हुकूमत का इंतखाबी दाव कहा जा रहा है। इस फैसले के बाद अब कर्नाटका में लिंगायत रिजर्वेशन को 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया जाएगा। इसके साथ ही वोकलिगा तबके के लिए रिजर्वेशन को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की STF ने उमेश पाल कत्ल केस में कार्रवाई करते हुए जोरावर लीडर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम अहमद को एक एनकाउंटर में हलाक कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी STF ने झांसी में एक कार्रवाई की है। इलाहाबाद के उमेश पाल कत्ल केस में मतलूब असद और गुलाम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। रिपोर्ट के मुताबिक असद और गुलाम अहमद झांसी में DSP नुवेंदो और DSVP विमल की क़यादत वाली UPSC टीम के साथ तसादुम में मारे गए। दोनों के कब्जे से जदीद तरीन गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी STF ने असद और गुलाम को झांसी में हथियार डालने को कहा था, लेकिन उन्होंने STF की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को हलाक कर दिया। कबलजी उमेश पाल कत्ल मामले की समाअत के लिए अतीक अहमद और उसके भाई को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इलाहाबाद की अदालत में पेश किया गया। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से सड़क के रास्ते इलाहाबाद लाया गया, जबकि उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को बरेली जेल से वहां लाया गया। ओडिशा के संबलपुर में हनुमान जयंती से 2 दिन पहले 4 जुम्मे को एक बाइक रैली में तशद्दुद भड़क गया। इस तशद्दुद में एक गुमटी और कई 2 व्हीलर्स में आग लगा दी गई। कई कारों में तोड़फोड़ भी की गई। पथराव और आगजनी में एक खातून
पुलिस एहलकार समेत 10 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। रैली में 1000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। तशद्दुद को लेकर इंतजामिया ने जिले में सेक्शन 144 लागू कर दिया है। इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया। संबलपुर के एसपी बी गंगाधर ने जानकारी दी कि जांच के बाद मामला दर्ज कर 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। ओडिशा में हनुमान जयंती महाविश्वा संक्रांति पर मनाई जाती है, जो इस साल 14 अप्रैल को पड़ रही है। इस वाकये का एक वीडियो सामने आया। इसमें दिख रहा है कि एक घर से कुछ लोग रैली पर पथराव कर रहे हैं। जवाब में रैली में मौजूद लोग घर पर पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो शहर के धनुपल्ली पुलिस स्टेशन के बुधापुरा और सुनापल्ली इलाके का है। यहीं पर बाइक रैली पर पथराव के बाद तशद्दुद भड़क उठा था, जबकि इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि बाइक रैली में मौजूद लोगों ने ही पथराव किया था और इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की थी। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर चाशुंबे की सुबह फायरिंग में 4 जवानों की शहादत का मामला भी हल नहीं हुआ कि शाम 4:30 बजे फिर से फायरिंग के नतीजे में एक और जवान की मौत हो गई। फौज के एक तर्जुमान ने जुमेरात के रोज बताया कि कांस्टेबल अपनी सर्विस राइफल के साथ संतरी ड्यूटी पर था। कांस्टेबल से सिर्फ एक खोखा और कारतूस का डब्बा मिला। उसे फौरी तौर पर मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। फौज के तर्जुमान ने बताया कि कांस्टेबल 11 अप्रैल को छुट्टी से वापस आया था। ये मामला मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश मालूम होता है। उन्होंने वाजे किया कि इसका गुज़िश्ता वारदात से कोई ताल्लुक नहीं है, जो सुबह 4:30 बजे मिलिट्री स्टेशन पर पेश आई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकारी मुलाजमीन के तौर पर अपना सफर शुरू करने वाले लोगों को आज़ादी के सुनहरे दौर में हर कदम पर तरक्की की कोशिशों में अपना हिस्सा अदा करने और शहरियों से निपटने के दौरान उनकी जगह से सोचने की तलकीन की। इन पर जोर दिया कि वो अपने जोश और जज्बे और एतमाद को बढ़ाने वाला तर्ज अमल पेश करें। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन से कहा कि वो अपने रवैये से मुल्क के शहरियों के जहनों में बुरा तासुर पैदा ना होने दें। मोदी जुमेरात को हुकूमत के रोजगार मेले के प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों में भर्ती होने वाले तकरीबन 71 नए तैनात एहलकारों को तकर्री के खतूत तस्लीम करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे खिताब कर रहे थे। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान की सोच और अप्रोच सिर्फ स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल से कहीं ज्यादा है। ये सीमित दायरे वाला मामला नहीं है। आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव से लेकर शहरों तक भारत में रोजगार के करोड़ों नए अवसर पैदा करने वाला अभियान है। आज आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक भारत में ही तैयार हो रही है। बीते 8-9 वर्षों में देश में 30,000 से ज्यादा नए और सुरक्षित LHB कोचेज बनाए गए हैं। इनके निर्माण में जो हजारों टन स्टील लगा है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स लगे हैं, उन्होंने पूरी सप्लाई चेन में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाए हैं। मैं आपको भारत की टॉय इंडस्ट्री का भी उदाहरण दूंगा। अभी जितेंद्र सिंह जी ने उसका उल्लेख भी किया। दशकों तक भारत के बच्चे विदेशों से इंपोर्ट किए गए खिलौनों से खेलते रहे। ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी थी, ना ही वो भारतीय बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने आयात होने वाले खिलौनों के लिए क्वालिटी पैरामीटर तय किए और अपनी स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना शुरू किया। 3-4 वर्ष में ही टॉय इंडस्ट्री का कायाकल्प हो गया और इससे रोजगार के अनेकों नए अवसर तैयार हुए। हमारे देश में दशकों तक ये अप्रोच भी हावी रही कि डिफेंस इक्विपमेंट
सिर्फ आयात किए जा सकते हैं, बाहर से ही ला सकते हैं। हम अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स पर ही उतना भरोसा नहीं करते थे। हमारी सरकार ने इस अप्रोच को भी बदल डाला। हमारी सेनाओं ने 300 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और हथियारों की लिस्ट तैयार की है जो अब भारत में ही बनाए जाएंगे, भारतीय इंडस्ट्रीज से ही खरीदे जाएंगे। आज भारत 15,000 करोड़ के डिफेंस। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अवाम महंगाई और बेरोजगारी से कितना भी परेशान हो, लेकिन सूट बूट वाली मोदी हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक ही हदफ है और वो है दोस्तों की तिजोरी माल से भरी रहनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि गरीब तबके की आमदनी 50% कम हुई, मिडिल क्लास की आमदनी 10% तक कम हुई, अमीर तबके की आमदनी 40% तक बढ़ गई। अवाम को महंगाई बेरोजगारी कितना भी तड़पाए, सूट बूट की सरकार का एक ही टारगेट है, मित्रों की तिजोरी भरनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ ग्राफिक्स का भी इश्तिराक किया है जिसमें बताया गया है कि 2021 तक गरीब तबका मिडिल क्लास की आमदनी कम हुई और इस दौरान अपर मिडिल क्लास और अमीर तबका और ज्यादा अमीर हो गया। ग्राफिक्स के मुताबिक साल 2016 से 2021 के दौरान गरीब तबके की आमदनी 50% तक कम हुई, जबकि लोअर मिडिल क्लास की आमदनी 30% तक गिर गई। दरियासना कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने भी इस मौजू पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 2014-15 से 2021-22 के दरमियान सालाना हकीकी मजदूरी की शरह नमो खेत मजदूर 0.9%, तामीरी मजदूर 0.2%, गैर ज़रई मजदूर 0.3% रही, लेकिन गुज़िश्ता 5 साल में अडानी की दौलत 1440% बढ़ गई। मित्र का साथ मित्र का विकास। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज बस्तर का दौरा किया। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले दंतेश्वरी मंदिर में पूजा की। इसके बाद वो एक जल से आम से उन्होंने खिताब किया। इस जल से आम से रियासत के वजीर आला भूपेश बघेल ने भी खिताब किया। मैं तो छत्तीसगढ़ पहली बार आई हूं, मुझको तो आप जानते नहीं हैं। आप इसलिए आई हैं क्योंकि आपको मेरे परिवार के एक एक सदस्य पर भरोसा है। आप इसलिए आई हैं क्योंकि आज से कई साल पहले 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां आदिवासी सम्मेलन में आए थे, आपके संपर्क में आए, उन्होंने आपके लिए कार्य किया और विकास किया। आप इसलिए आई हैं क्योंकि इंदिरा जी के दिल में आपके लिए एक बहुत खास जगह थी। पूरी देश में वो घूमी और शायद मैं पहली बार यहाँ आ रही हूँ बस्तर में, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बचपन से मुझे बस्तर के बारे में मालूम है। मैं आपकी हस्तकला को पहचानती हूँ, आपकी संस्कृति को जानती हूँ, यहाँ की कहानियों को जानती हूँ और आपके संघर्ष के बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के एक एक सदस्य ने आपके संघर्ष को पहचाना, आपकी संस्कृति को पहचाना और आपके आत्मसम्मान का आदर किया। और आगे चलते चलते कांग्रेस पार्टी ने जितना भी काम किया यहाँ उसी भावना से किया, उसी भरोसे की वजह से किया। देखिए, जीवन का जो भी रिश्ता होता है, चाहे परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, सहेलियों के साथ हो, काम करते हैं तो जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ, हर रिश्ते में भरोसे की जरूरत होती है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता, जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो भरोसे के बिना हो सकता है। अभी मैं यहाँ आपके सारे स्टॉल देख रही थी, तो वहां कोने में शायद एक आइसक्रीम बनाने का स्टॉल है। एक मेरी बहन खड़ी थी, उसने कहा
बहुत देर से इंतजार कर रही थी, आइसक्रीम बनाई थी, लेकिन बहुत प्यार से मुझे कहा कि दीदी आप मत खाओ, आपका गला खराब हो जाए। कुछ घोषणाएं हैं। एक तो बस्तर संभाग के मुख्यालय में महिला सहकारी बैंक है, खोलने की मांग हो रही थी। उसका नाम इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। नारायणपुर में वीरांगना रमोती मारिया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर के नाम किए जाने की घोषणा करता हूं। नारायणपुर में ही लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल नारायणपुर के नाम से किए जाने की घोषणा करता हूं। दंतेवाड़ा में शासकीय नवीन महाविद्यालय कटे कल्याण का नाम हिड़मा मांझी शासकीय महाविद्यालय कटे कल्याण करने की घोषणा करता हूं। बीजापुर में शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ का नाम धुर्वाराम मारिया शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़ करने की घोषणा करता हूं। और एक जो हमारे प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के जो प्रबंधक हैं, पहले तो केवल 7,000 मिलता था, अब तो 25,000 तक मिल रहा है। उन प्रबंधकों को त्रिस्तरीय संविदा वेतनमान प्रदान किया जाएगा, इसकी घोषणा मैं करता हूं। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान अंशुल अभिजीत ने आज इल्जाम लगाया कि आज साजिश के तहत तारीख को बदला जा रहा है। इसके तहत ही मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना आज़ाद का नाम भी 11वीं क्लास की किताब से हटाया गया। ये नाइंसाफी है। ये तब्दीलियां लाई जा रही हैं, ये एक षड्यंत्र है, ये एक साजिश है और ये काफी दिन से मोदी सरकार करती चली आ रही है। तो अब क्या हुआ है? नई बात ये हुई है कि एक बड़ी शख्सियत जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है इतिहास में, जो एक व्यक्ति नहीं, एक इदारा थे, एक संस्था थे, मौलाना आजाद, उनको एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब से बेदखल किया गया है, खारिज किया गया है, हटाया गया है। अब उनका नाम उसमें नहीं है। तो ये नई बात अब उभर के आई। अब आजाद साहब, मौलाना आजाद कोई परिचय के मोहताज नहीं। आप उन सबका योगदान के बारे में जानते हैं। पहले एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की किताब में उनका जिक्र किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संदर्भ में 1986 में जो 46 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, उसमें कई कमेटियां बनी थी, उसमें 8 मुख्य कमेटी थे और उसमें मौलाना आजाद की एक भूमिका थी, एक अहम भूमिका थी। कई कमेटियों में वो अध्यक्ष थे, सभापति थे, वो उनका संचालन भी करते थे, लेकिन अब उनका नाम निशान नहीं है किताबों में। ये एक अन्याय है। और लोगों का है, पंडित नेहरू का है, अभी इस वक्त राजेंद्र प्रसाद। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से उन्होंने 11 बार मिलने के लिए वक्त मांगा ताकि अडानी के घोटाले पर जानकारी दी जा सके, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल से आज 2 महीनों की कोशिश के बाद उनकी बात ईडी तक पहुंची है। दिनेश अरोड़ा न्यायालय के सामने बयान नहीं देता, मेरा नाम नहीं लेता। दिनेश अरोड़ा ईडी के सामने नहीं कहता कि मेरे कहने पे कोई लिखकर साफ ट्रांसफर हुई, न न्यायालय के सामने कहता है, बल्कि न्यायालय के सामने तो कह रहा है कि आपके लीडर्स मनीष सिसोदिया, संजय सिंह लिखकर कंजम्पशन नहीं करते, नहीं पीते, और उसके बाद भी आपने मेरा नाम चार्जशीट में डाल दिया। तो डाला क्यों? अब इसकी क्रोनोलॉजी मैं आपको बताता हूं। ये क्यों डाला, ये क्यों दुश्मनी निभाई जा रही मुझसे, ये अब आप देखिए। 12 दिसंबर को पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे
ये मेरा संसद में दिया गया भाषण है। कब? इसमें तारीख लिखी हुई है 12 दिसंबर 2022 को। मैंने ईडी के मिसयूज के खिलाफ लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में 12 दिसंबर 2022 को यह बयान दिया कि ईडी 3000 छापेमारी करती है, मात्र 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है। लोगों को फर्जी फंसा रही है और जेल में डाल रही है, लोगों के घरों पर फर्जी छापेमारी कर रही है और प्रताड़ित कर रही है। यह मामला देश की संसद में मैंने उठाया और भारत की संसद ने मुझे कहा, माननीय सभापति जी ने मुझसे कहा कि जो बातें आप कह रहे हैं उसको रिकॉर्ड पर लाइए। मुझे प्रिविलेज कमेटी का विशेषाधिकार समिति के द्वारा मुझसे पूछा गया कि जो बातें आप कह रहे हैं उससे संबंधित साक्ष्य लाइए। और आप देखिए, आज तो यह लगता है ईडी भारत की संसद से बड़ी हो गई। 12 दिसंबर को मैं बोलता हूं और 6 जनवरी को चार्जशीट में मेरा नाम शामिल कर दिया जाता है, जबकि 1/10/2022 के बयान में दिनेश अरोड़ा ने मेरा नाम नहीं लिया और उसके पहले जब 164 का उसका न्यायालय। दिल्ली हुकूमत की वजीर आतिशी ने आज बताया कि केजरीवाल हुकूमत की जानिब से 12 कॉलेजेस के लिए आज क्वार्टरली 100 करोड़ रुपए जारी किए गए। उन्होंने कहा कि ये फख्र की बात है कि हर साल आम आदमी पार्टी हुकूमत ने इन कॉलेजेस को दिए जाने वाले पैसे में लगातार इजाफा किया। होता है उसमें स्कूली शिक्षा शामिल है, उच्च शिक्षा शामिल है, तकनीकी शिक्षा शामिल है। जो दिल्ली में हायर एजुकेशन की यानी उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, उसमें दिल्ली में कई अपने विश्वविद्यालय हैं, जैसे अंबेडकर यूनिवर्सिटी, DTU, NSUT, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। लेकिन दिल्ली में उच्च शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12 कॉलेजेस भी निभाते हैं, जहां पर दिल्ली सरकार इन कॉलेजेस को फंड करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12 ऐसे फुली फंडेड कॉलेजेस हैं। ये 12 कॉलेजेस दिल्ली में उच्च शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाते हैं क्योंकि ये खासकर जो दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र है, जो आउटर दिल्ली है, वहां पे गर्ल्स कॉलेजेस के तौर पर लड़कियों को उच्च शिक्षा देने में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। और मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार बजट में दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा एलोकेशन किया है इन 12 फुली फंडेड कॉलेजेस के लिए। इस बार 2023-24 के बजट में इन 12 कॉलेजेस के लिए 400 करोड़ का एलोकेशन रखा गया है और आज इसका पहला क्वार्टर का जो फंड है 100 करोड़ का फंड आज दिल्ली सरकार इन 12 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लिए रिलीज कर रही है। दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ये मकसद है कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और ये बेहतरीन शिक्षा देने के लिए इस साल इन 12 कॉलेजेस का फंड बढ़ाया गया है। और ना सिर्फ इस साल, लगातार हर साल इन 12 कॉलेजेस को जो पैसा दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी BBC इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स के वायलेशन के मामले में केस दर्ज किया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत ये केस दर्ज किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक BBC के फॉरेन रेमिटेंसेस की जांच की जा रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देने के लिए कहा गया है। फरवरी में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नई दिल्ली, मुंबई में BBC के अहातों में सर्वे किया था। टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्रोसेसिंग में खामियों के इल्जामात पर की गई। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। इसके पूरी दुनिया में करीब 45,000 मुलाजिमीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट में जुडिशरी के खिलाफ रिमार्क्स करने के लिए ललित मोदी को फटकार लगाई। कोर्ट ने
आईपीएल के साबिक कमिश्नर ललित मोदी को बिना शर्त माफी मांगने का हुक्म दिया। एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि ये देखते हुए कि ललित मोदी कानून और इदारों के ऊपर नहीं है, कोर्ट उनकी जानिब से दायर जवाबी हलफनामे से मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी को सोशल मीडिया और अहम कौमी अखबारात में भी माफ़ी मांगने का हुक्म दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके इस बयान का क्या मतलब है कि जज किसी की जेब में है। क्या उन्हें लगता है कि जुडिशरी कमज़ोर है? आपने कोर्ट से माफ़ी क्यों नहीं मांगी? पहले आप बिना शर्त के माफ़ी मांगे। उन्हें कहना चाहिए था कि मुझे इंडियन जुडिशरी पर भरोसा है, सिर्फ कोर्ट में कागज़ पर माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है। अगर बयान पब्लिक डोमेन पर दिया गया है तो माफ़ी मांगने पर भी जनता को जानकारी होनी चाहिए। अदालत ने उन्हें माफ़ी मांगने से पहले एक हलफनामा दायर करने का भी हुक्म दिया और कहा कि मुस्तकबिल में ऐसी कोई पोस्ट ना की जाए जो हिंदुस्तानी अदलिया की इमेज को ख़राब करे। इस पर ललित मोदी की जानिब से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि उनके मौकिल माफ़ी मांगेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें घर में काम करने वाली मेड पालतू कुत्ते को लिफ्ट के अंदर बुरी तरह से पटक कर पीट रही है। 21 सेकंड के इस वीडियो में मेड ने डॉगी के गले से बंधी रस्सी को पकड़कर लिफ्ट की दीवार में कई बार दे मारा, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। ये वीडियो सेक्टर 109 की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी का बताया जा रहा है। दरअसल एक सोसाइटी के फ्लैट में काम करने वाली खातून घर से पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर ले गई थी। इसी दौरान एक डॉगी ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि मेड को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई, लेकिन वो डॉगी के हमले से इतना तैश में आई कि घुमाने के बाद वापस फ्लैट में जाते वक्त हमला करने वाले डॉगी को गले में बंधी रस्सी से पकड़कर लिफ्ट से कई बार पटक कर दे मारा। इस मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज नहीं की गई है। हरियाणा के करनाल में पिटबुल डॉग ने एक नौजवान पर हमला कर दिया। पिटबुल ने 30 साल के नौजवान के प्राइवेट पार्ट को काट लिया, जिसकी वजह से नौजवान की हालत नाजुक बनी हुई है। नौजवान ने कुत्ते के मुंह में कपड़ा डालकर अपनी जान बचाई। वहीं इससे गुस्सा आए लोगों ने पिटबुल को डंडे से पीट कर मार डाला। जानकारी के मुताबिक करनाल के गांव बिजना का रहने वाला 30 साल नौजवान करण जुमेरात की सुबह अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में गेहूं के फानों की तुड़ी बनने वाली रीपर मशीन खड़ी हुई थी, जिसके नीचे पिटबुल कुत्ता बैठा था। करण जैसे ही मशीन के पास पहुंचा तो एकदम से पिटबुल ने उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। काफी कोशिश करने के बाद भी जब पिटबुल ने नौजवान के प्राइवेट पार्ट को नहीं छोड़ा तो उसने पास में पड़े कपड़े से डॉग के मुंह में डाला और बड़ी मशक्कत के बाद अपने आप को कुत्ते से छुड़वाया, लेकिन तब तक वो काफी जख्मी हो चुका था। आसपास के लोगों ने जब नौजवान के चिल्लाने की आवाजें सुनी तो वो भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने फौरी नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। आज सुबह मुंबई के चंद इलाकों में बिजली और गरज चमक के साथ गैर मौसमी बारिश हुई, जिससे शहर के गर्म और मरतूब मौसम से कुछ राहत मिली। शहरी हुकाम के मुताबिक जजीरा नुमा शहर और मशरकी मज़ाफ़ात में हल्की बारिश हुई, जबकि मगरिबी मज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह 1 बजे से 2 बजे के दरमियान बिजली और गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मुल्क की सबसे कदीम मेट्रो सर्विस कोलकाता मेट्रो ने हुगली नदी के नीचे सफर तय करके तारीख रकम की है। यह पहला मौका था जब हिंदुस्तान में किसी मेट्रो ने दरिया के नीचे सफर किया। कोलकाता मेट्रो के जनरल मैनेजर पी उदय कुमार रेड्डी ने इस आजमाइश को कोलकाता शहर के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया। उदय कुमार रेड्डी ने कहा कि यह पहला मौका है जब कोई ट्रेन दरिया हुगली के नीचे से गुजरी है। 33 मीटर की गहराई में वाक़ ये मुल्क का सबसे गहरा स्टेशन भी है। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है। ये कोलकाता शहर के लिए एक तारीखी लम्हा है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।